स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हमारा विषय है, जो 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग लगभग 3 लेसन समाप्त कर चुके हैं। तो आज का जो लेसन है वो है वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और प्रश्नों के माध्यम से हम इस लेसन की चर्चा करेंगे। और आप डेट याद रखिए 1854। ठीक, वुड का घोषणा पत्र 1854। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं इस लेसन को और देखते हैं कि हमें उत्तर कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कीजिए तथा उसका शिक्षा पर प्रभाव बताइए। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष लिखिए। तो पढ़ते हैं घोषणा पत्र का मूल्यांकन। ठीक, घोषणा पत्र का मूल्यांकन। तो पहला जो गुण है वो है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। सेकंड क्या है कि इस बार इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व किस पर है, सरकार पर है। और थर्ड पॉइंट है कि शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। वो जो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था ना, फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्पंदन का सिद्धांत जो था, निस्पंदन का सिद्धांत जो भी था, ठीक, उसको यहाँ पे क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। फोर्थ है कि इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। ठीक, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। क्या हुआ भाई, व्यापक तौर पर एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। 5 है कि घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। 6th पॉइंट है कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। ठीक, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय शिक्षा संस्थानों के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा। ठीक, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इस घोषणा पत्र को श्री जेम्स ने भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा। ठीक, याद हो गया है पॉइंट। भारतीय शिक्षा में जो उसे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने कहा है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। क्या है, भारतीय शिक्षा का शिलालेख। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया। अगला पॉइंट है कि सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को रखने का सुझाव देकर जनसाधारण में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत की। अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल देकर बेकारी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। स्त्री शिक्षा के महत्व तथा उसकी समुचित व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। प्रत्येक स्तर के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई जिससे जन सामान्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। विश्वविद्यालय की स्थापना करके भारत में उच्च शिक्षा के विकास का सुझाव दिया गया। सहायता अनुदान प्रणाली द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा हो गया ना कि ये जो वुड का घोषणा पत्र है इसके गुण, तो गुण लगभग कितने हो गए यहाँ पे, 18 गुण आपने देखे। गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, मतलब इसके अच्छाई की बात हो रही है कि कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी इसमें। तो यहाँ से आप ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको 18 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप छोटे छोटे लगभग 7 से 8 या 10 पॉइंट आराम से याद कर लीजिए। ठीक, और हो जाएगा फिर उसमें। और बाकी इसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख दोष के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं इस घोषणा पत्र की। तो वुड के घोषणा पत्र में अनेक गुण होते हुए भी निर्दोष नहीं माना जा सकता।
पहला भाई दोस्त क्या है कि सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित किया गया। ठीक है। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। मतलब वो भारतीयों को इसलिए शिक्षा देना चाहते थे जिससे वो लोग ब्रिटिश शासन को मजबूत बना सकें। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया, लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लगे। व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामिभक्त बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ नहीं पहुंचा। आगे देखेंगे, आगे कि भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने की ब्रिटिश शासन, ये तो हो गया पॉइंट, ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया। ठीक, आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि लोक शिक्षा के प्रसार की बात पर एक आदर्श मात्र बात थी। वास्तव में सार्वजनिक शिक्षा की ओर सरकार का यथोचित ध्यान गया ही नहीं। देसी विद्यालयों का पतन हो गया क्योंकि राजपदों पर केवल अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को ही रखा जाने लगा। उनका राजकीय सहायता भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि वे स्वयं आधा व्यय भी वहन नहीं कर पा रहे थे। पांचवा पॉइंट है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पोंछने के लिए किया गया। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी। देसी भाषाएं विलुप्त हो गईं। छठा पॉइंट है कि भारतीय साहित्य की उपेक्षा की गई। यद्यपि वुड के घोषणा पत्र ने प्राचीन साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार किया और भारतीय संस्कृति की ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। तो यहाँ पे ये दोष हो गए, गुण भी आपने देखे, दोष भी आपने देखे। ठीक, और भी इसके दोष हैं। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके पाश्चात्य ज्ञान को ही भारतीयों के लिए उचित बताकर वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय ज्ञान की जड़ काट दी। ठीक, इसके बाद सातवां है कि धर्मनिरपेक्षता की नीति सर्वथा ढोंगपूर्ण थी। वुड के घोषणा पत्र में यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया गया, लेकिन बाइबिल की शिक्षा विद्यालयों में बेरोक टोक चलती रही। इससे भारतीय आध्यात्मिकता का लोप हो गया और उनके स्थान पर भौतिकता का श्री गणेश हुआ। अगला है कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई और शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही घोषित किया गया। इससे शिक्षा भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का लोप हो गया और उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा ना उठ सका। अगला पॉइंट है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण छात्रों को भूगोल, इतिहास आदि विषयों का उचित ज्ञान ना मिल सका क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यह ज्ञान पाना कठिन था। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को पाने के लिए छात्र अपने जीवन के 10 से 12 अमूल्य वर्ष व्यर्थ में नष्ट करने लगे। अगला है, केवल उन्हीं लोगों को राजकीय सेवा के लिए योग्य माना जाता था जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती थी जो अंग्रेजी भलीभांति पढ़े लिखे होते थे। ठीक, जो अगला पॉइंट है कि शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा का लचीलापन नष्ट हो गया। विद्यालय शिक्षक अधिकारियों की आज्ञा पालन में इतने उद्यत चित्त हो गए कि स्वतंत्र चिंतन की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध हो गई। 12वां पॉइंट है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की जाने लगी। इस प्रकार भारतीय विद्यालय विदेशी सांचे में ढलने लगे। ठीक, ये पॉइंट हो गए। 13वां पॉइंट है कि वुड के घोषणा पत्र के कारण शिक्षा की जिस नई प्रणाली का विकास हुआ उसमें परीक्षा पास होना ही सर्वोत्तम लक्ष्य निर्धारित हुआ। ठीक, मतलब पेपर पास कर लो, यही आपका लक्ष्य है। विद्यार्थियों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति न रहकर परीक्षा पास करना हो गया। ठीक, परीक्षा पास करना हो गया। परीक्षा के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण ही बदल गया, अतः रट कर परीक्षा पास करना छात्रों का उद्देश्य बन गया। A.N. बसु ने लिखा है कि विद्यार्थी बिना समझे विषय वस्तु को रटने लगे और बाजार में पुस्तकों की टीकाओं तथा कुंजियों की बाढ़ सी आ गई। अगला पॉइंट है कि मैकाले की पक्षपात पूर्ण नीति को स्थिर रखा गया। भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान को उचित ठहराया गया और प्राच्य ज्ञान के प्रति जो घोषणा की गई उनका पालन नहीं किया गया। प्राच्य साहित्य के प्रोत्साहन संबंधी सुझावों को क्रियान्वित ना किया जा सका। ठीक, वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष जिसकी ओर R.P. परांजपे ने अपनी पुस्तक प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन में संकेत किया
वह क्या था कि भाई वुड के घोषणा पत्र के नेतृत्व के गुण का विकास अथवा भारत में औद्योगिक विकास अथवा नागरिकता के गुणों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, बाकी इतना सारा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे तो। और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने या फिर आंसर राइटिंग के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वुड के घोषणा पत्र की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने गुण और दोष को देख लिया है, तो उनके अनुसार हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो यही है कि वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों उसके संबंध में आलोचकों के विचारों से पता चलता है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। यही घोषणा पत्र है जिसने भारतीय शिक्षा का मार्ग प्रदर्शित किया, उसकी बहुरूपता को नष्ट कर उसमें एक रूपता लाने की चेष्टा की। वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व कार्य किए। सहायता अनुदान प्रणाली से विद्यालयी शिक्षा की प्रगति हुई। शिक्षा अनुभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लगा। सरकार ने शिक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस पर अधिक व्यय करना प्रारंभ कर दिया। किंतु इतना सब होने पर भी वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके कारण भारतीय शिक्षा प्रणालियों में अनेक दोष उत्पन्न हो गए जो अब तक बने हुए हैं। इसलिए सर्वश्री, नरुल्लाह और नायक ये शब्द उचित प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने वुड के घोषणा पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा गया है, कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। ठीक, कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। 1854 में वुड के घोषणा पत्र का महत्व कुछ भी रहा हो, पर इस समय उसे शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहना हास्यास्पद ही होगा। निस्संदेह भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड के घोषणा पत्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में घोषणा पत्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय शिक्षा के विवादों को संतोषपूर्वक बल प्रस्तुत करने के साथ साथ घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए ऐसी योजना भी प्रस्तुत की जिनके आधार पर भारतीय शिक्षा का व्यवस्थित तथा सुसंगठित विकास संभव हो सका। किंतु घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहना अनेक कारणों से उचित नहीं है। कौन से हैं? जैसे घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा को स्वस्थ और आदर्श योजना बनाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि इसमें अंग्रेजों के अपने स्वार्थ निहित थे। ठीक, घोषणा पत्र शिक्षा के जिन सिद्धांतों पर आधारित है वे अब बहुत पुराने हो चुके थे। 1854 के पश्चात शिक्षा के सिद्धांतों में आमूल परिवर्तन हो चुके थे। आज की शिक्षा मनोवैज्ञानिक और राजतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। आज बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, शिक्षा का जीवन से संबंध, अवसरों की समानता, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा देना राज्य का उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनका घोषणा पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक, इन सब का कहीं भी उल्लेख घोषणा पत्र में नहीं किया गया था। 1854 से भारत की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। ठीक, और आज हमारा देश स्वतंत्र है, जनतंत्रात्मक राज्य है, अतः आज की हमारी शिक्षा जनतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। आज की शिक्षा को देश की सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी, और घोषणा पत्र की शिक्षा योजना के आधार पर ऐसा होना संभव नहीं है। घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव बताइए। ठीक, घोषणा पत्र का जो हमारा अगला प्रश्न है कि घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव बताइए। घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो 1856 तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। 1857 में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में विश्वविद्यालय खोले गए। शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की गई तथा व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू की गई। वुड घोषणा पत्र की कुछ योजनाएं कार्यान्वित हो पाई थी। 1857 में भारतीय क्रांति हुई, जो लगभग 1 वर्ष तक चली। इस क्रांति से भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया। तब भारत का शासन ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया और महारानी विक्टोरिया इस देश की प्रथम साम्राज्ञी बनी।
इस राजनैतिक परिवर्तन का भारत की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वुड के घोषणा पत्र की अधिकांश सिफारिशें फाइलों में ही पड़ी रह गई। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को स्वीकार किया और उसका कड़ाई से पालन किया। सन 1858 से 1882 तक देश में राजकीय विद्यालयों की संख्या तीव्रता से बढ़ी। ईसाई मिशनरियों के भी साथ सरकार ने कड़ाई का रुख अपनाया। सन 1858 में लॉर्ड एलनबरो ने एक आदेश पत्र के द्वारा वुड के घोषणा पत्र की शिक्षा नीति का विरोध किया, परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुनः 1859 में भारतीय मंत्री लॉर्ड स्टैनले ने एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें प्रायः वुड की सभी सिफारिशों का अनुमोदन किया गया। केवल प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कुछ परिवर्तन सुझाए गए, और वो कौन से परिवर्तन है वो आप देख लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो सरकार अपने ऊपर ले। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए हो। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। इस आज्ञा पत्र के फलस्वरूप प्रांतीय सरकारों को शिक्षा संबंधी प्रायः सभी अधिकार प्राप्त हों। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वुड के घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की गई तथा इसके लिए शिक्षा संबंधी योजना प्रस्तुत की गई, जिसे संक्षेप में अग्रवत लिपिबद्ध किया जा सकता है। आप उसे देख सकते हैं। पहला है शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास करना। छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी, परंतु अंग्रेजी का अध्ययन भी कराया जाएगा। सरकारी शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सहायता अनुदान प्रणाली को बढ़ाया जाएगा। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक होगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और जनसाधारण की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे ये यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं प्रश्न। पहला है कि घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर हेतु क्या सुझाव दिए गए। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र में शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया गया। सेकंड है कि घोषणा पत्र में छनाई का सिद्धांत के विषय में क्या कहा। तो घोषणा पत्र में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? जन शिक्षा के प्रसार पर। अगला पॉइंट है कि श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र के विषय में क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि भाई भारतीय शिक्षा का मानाधिकार पत्र कहा है किसको? इस घोषणा को। और भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। फोर्थ हमारा है कि श्री वसु ने भाई इसके संबंध में क्या कहा, घोषणा पत्र के संबंध में। कौन से? वुड के घोषणा पत्र के संबंध में। तो कहा कि भाई यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का क्या है? शिलालेख है और भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। पांचवा है कि इस घोषणा पत्र का प्रमुख दोष। तो इस घोषणा पत्र के प्रमुख दोष क्या है कि भाई भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया। लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लगे, जैसा कि आज के समय भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इस घोषणा पत्र का अन्य प्रमुख दोष क्या था? तो व्यावसायिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ नहीं पहुंच सका। ठीक, भारतीयों को विशेष लाभ नहीं पहुंच सका। अगला जो हमारा प्रश्न है कि इस घोषणा पत्र में किस महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई। तो वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो नौकरी पाना ही घोषित किया गया। इससे शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का लोप होने लगा और उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा नहीं उठ सका। अगला है कि श्री R.P. परांजपे ने इस घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या बताया। तो वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष जिसकी ओर R.P. परांजपे ने अपनी पुस्तक प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन में संकेत किया वह यह था कि वुड के घोषणा पत्र के नेतृत्व के गुण का विकास तथा भारत में औद्योगिक विकास अथवा नागरिकता के गुणों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है कि इस घोषणा पत्र के संबंध में आलोचकों का विचार बताइए। ठीक,
तो वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों उसके संबंध में आलोचकों के विचारों से पता चलता है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। यही घोषणा पत्र है जिसने भारतीय शिक्षा का मार्ग प्रदर्शित किया, उसकी बहुरूपता को नष्ट करके उसमें एकरूपता लाने की चेष्टा की। अगला है कि घोषणा पत्र प्रेरणा से क्या लाभ हुए। घोषणा पत्र प्रेरणा से क्या लाभ हुए। तो वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व कार्य किए। सहायता अनुदान प्रणाली से विद्यालय शिक्षा की प्रगति हुई। शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लगा। अगला है कि नरूल्लाह नायक ने इसके संबंध में क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने वुड के घोषणा पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा है, कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देसी विद्यालय का सुधार करे और मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए ताकि उनको निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। ठीक, तो ये जो आज का हमारा लेसन है वुड का घोषणा पत्र 1854 यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है प्रश्नों के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रश्न बने हैं इसी तरह प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और ऐसे उत्तर आपको लिखना है। ठीक, समय को ध्यान में रखकर। बाकी आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।